अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। Mass spectrometry. Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element. Mass spectrometer एक ऐसा आला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या चीज़ होती है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप जाके दे सकते हैं। अभी तक के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है उनका। तो अगर हमने आइसोटोप्स के मैसेज को मेजर करना है, क्योंकि आपको पता है कि एटम का का साइज़ वो स्मॉल होता है, इसलिए इनका अगर हमने मैस मालूम करना है तो किसी टेक्निक को यूज़ करना होगा और वो टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस टेक्निक को हम करते हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। इसमें एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ तो इसमें होता क्या है। आ सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वोलाटिलाइज। सब्सटेंस यानी कि जो भी सैंपल आप लेना जिसके यानी कि आइसोटोप्स का मैस मालूम करना चाहते हो उसको आप पहले वोलाटिलाइज करते हो। वोलाटिलाइज का मतलब है कि आप उसको वेपर फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, अगर वो आप सॉलिड में है तो आप उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो वोलाटिलाइजेशन को, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है। एंड देन आयोनाइज्ड, और फिर हम आयोनाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे नियॉन गैस एंटर हो रही है जो कि सैंपल है और उसके बाद ये यहाँ पे आ रही है इस जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है, तो जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन होती है यानी कि जो गैस एंटर हो रही है आपकी यहाँ से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। द गैसेस पॉजिटिव आयंस जो बनते हैं वो फॉर्म जो बनते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं उनकी मैस टू चार्ज रेशो से। अब मैस टू चार्ज रेशो ये है कि हर एक जो आयन है उसका कोई ना कोई मैस होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई वज़न ज़रूर है और उसकी कोई ना कोई उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, जो कि कॉलम में, जो कि आप फिज़िक्स में भी पढ़ोगे, कॉलम में उसको चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों की जो रेशो होती है उनकी बेसिस पे हर एक आयन का मैस और चार्ज डिफरेंट होगा और उसी की बेस पे हम दोनों को अलहदा करते हैं और पीक्स बनती हैं जो कि जो ये सेपरेट कराते हैं इनको। जब मैस टू चार्ज होगा तो वो रिकॉर्ड होते हैं पीक्स की फॉर्म में। इसको समझाने के लिए जो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद वो कहता है एक्चुअली द मैस स्पेक्ट्रम इज a plot of data in such a way that mass to charge ratio plotted on x-axis and the relative number of ions on y-axis। तो वो जो पीक्स बनती हैं उनके लिए जो मैस टू चार्ज रेशो है उनको एक्सेस पे ड्रा करते हैं और जो रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो डिफरेंट पीक्स आती हैं उनको हम देखते हैं। ये जो लाइंस हैं तो ये डिफरेंट पीक्स को शो कर रही हैं। सबसे पहले एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को डिज़ाइन किया गया था और इसका मकसद था कि ये आइडेंटिफाई करता था आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। वो एटॉमिक मैस की बेस पर जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है उनको आइडेंटिफाई करता था। उसके बाद डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर आया। इट वाज डिजाइन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉलिड स्टेट में हमें पाए जाते थे उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो वोलाटिलाइजेशन होता है। वोलाटिलाइजेशन का मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपके पास कोई वाटर है, ठीक है, आप इसको नीचे से हीट अप करते हो, ठीक है, आपने हीट अप किया तो आपको पता है कि धुआं टाइप ऊपर उठता है जिसको स्टीम कहा जाता है। तो ये जो स्टीम बनती है
तो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वेपर स्टेट में। तो जो भी सब्सटेंस है जिसका हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, तो हम उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज केप्ट वेरी लो, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर। तो जो भी वोलाटिलाइजेशन होती है वो हमेशा लो प्रेशर पे ही सूटेबल होती है। ये आपने याद रखना है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को वोलेटाइल करवाना है तो आपको प्रेशर कम रखना पड़ेगा। फिर आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आपको मैंने पहले भी अपने शायद दूसरे लेक्चर में बताया था, जो कि आप देख सकते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। जैसे कि आपको पता है ये एटम का न्यूक्लियस है, आप फर्ज कर लें। उसके बाद आपके पास एक शेल है जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गन से, यहाँ पे उसने हीटिंग फिलामेंट को इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आप हीट अप कर सकें अपनी गैस को। उसके बाद ये एक प्लेट लगाई हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आप इलेक्ट्रॉन गन को इस्तेमाल करते हुए ना आप इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं और जो गैस यहाँ पे आ रही है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं। अब जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराएंगे तो ये जो इसको है ये इलेक्ट्रॉन को ये इसको इस शेल से बाहर निकाल देंगे और ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, यानी कि ये आयन बन जाएगा। और इसीलिए आयनाइजेशन कहा है कि इसमें आयंस बनाते हैं। These vapors are allowed to the ionization chamber where fast moving electrons are thrown up to them. The atoms of isotopes elements present in the form of vapors are ionized, वो ionized हो जाते हैं। These positively charged ions of isotopes of an element have a different masses, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो कि एक किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं वो उनका डिफरेंट मैसेज होते हैं उनके पास, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप्स इन दैम, क्योंकि हर एक आइसोटोप्स का डिफरेंट मैस नंबर होता है उसकी बेस पर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की हर एक में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इसीलिए मैसेज में फ़र्क आएगा। तो इसी मैसेज के बेस पे ये हम उनको आके सेपरेट भी करेंगे। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो आपके पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं, द पॉजिटिव आयंस ऑफ ईच आइसोटोप्स हैज इट्स ओन m/v वैल्यू। पहले भी मैंने आपको बताया कि हर एक की एक मास टू चार्ज वैल्यू होगी। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके पास एक m/v वैल्यू होगी। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 वोल्ट्स इज अप्लाइड बिटवीन द परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। ये जो परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होल्स बने होते हैं छोटे छोटे। अब ये इन प्लेट्स के दरमियान जो परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं ये आपस में इस तरह मिली होती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इनके दरमियान जो हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आप समझ रहे कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, तो जिनकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने की जो फोर्स हम इसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो होती है 500 से 2000 वोल्ट। ये एक यूनिट होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी आपने ड्राइविंग फोर्स देनी है एक इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह मूव करवाने के लिए, और कितनी जल्दी आपने उसको मूव करवाना है। तो उसके लिए हम कोई ड्राइविंग फोर्स देते हैं जिसको वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़बान में उसको वोल्टेज कहेंगे। तो कहता है 500 से 2000 वोल्ट की जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो जो देन द पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं आपको पता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट को ये देखेगा तो उसकी तरफ भागता जाएगा। इन दिस वे आयंस आर एक्सेलरेटेड। फिर उसके बाद हैं स्लिट्स। इसका सिर्फ यही काम है कि स्लिट्स एक प्लेट टाइप होती है जिसमें एक सर्कुलर रिंग होता है, यानी कि सर्कुलर होल होता है। तो इसमें से जो आपकी जो पॉजिटिव आयंस हैं जो एक्सेलरेट हो चुके, जिनकी स्पीड अब ज़्यादा है, वो जल्दी से इसमें से ये जो होल इसलिए रखा हुआ है, स्लिट इसलिए लगाई गई है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही पाथ अपनाएं और एक ही दफ़ा एक होल से गुजरे।
मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये है कि एक तरफ नॉर्थ पोल रख देंगे और एक तरफ साउथ रख देंगे और ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी कुछ ना कुछ होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो कह रहा था आयंस आर देन अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से हम पास करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ को एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, विच विल सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यूज, जो कि सेपरेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो की वैल्यू पे ये सेपरेट करेगी आयंस को। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड्स मेक्स द आयन टू मूव इन सर्कुलर पाथ। जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये समझिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें जो भी आयंस आता है ना, ये आयंस समझ लें, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाती है और उसको बेंड यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। जैसे इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगी, द आयंस ऑफ डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो आयंस हैं जिनकी डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू होगी तो वो ग्रुप्स की फॉर्म में यानी कि मूव करेंगे, यहाँ से आगे मूव ग्रुप की फॉर्म में ये आके मूव करते हैं वन आफ्टर द अदर एंड फॉल, और जो एक ही तरह का जिनकी मास टू चार्ज रेशो होगी वो ग्रुप की फॉर्म में इधर इलेक्ट्रोमीटर पे गिरेंगे। पर इलेक्ट्रोमीटर को समझाने से पहले मैं आपको ये मैथमेटिकल रिलेशन समझाने लगा हूँ कि मास टू चार्ज रेशो बराबर है h² r² डिवाइडेड बाई 2e। h यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ दी है मैग्नेटिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी स्ट्रेंथ दी है। आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में गया तो कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाया, इतने का बनाया कि इतने का। रेडियस आपको पता है कि सेंटर से लेकर आउटर पॉइंट का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। अब देखें इस केस में रेडियस ज़्यादा है, इसमें कम है, इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कह देता हूँ। तो आपको पता है कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1। मास टू चार्ज रेशियो जो है वो बराबर है h² r² / 2e। अब आपने करना ये है कि इन दोनों ये सारी चीज़ें आप मान लो कि ये कांस्टेंट हैं, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि मास टू चार्ज रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है r² की। अब जितना किसी का मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगी उतना ही उसका रेडियस, यानी कि समझ लें आपकी एक आयन है उसका मास टू चार्ज रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उसका सर्कल बड़ा बनेगा, और जिसकी कम है उसका सर्कल छोटा बनेगा। तो इसी बेस पे हम इनको यानी कि हम इसको सेपरेट करेंगे आयंस को। देखें अगर तो रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड उनको इस तरह बेंड करेगी, उससे कम है तो इस तरह करेगी, उससे कम है तो इस तरह। एक हमने नीचे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है जो इन आयंस को डिटेक्ट कर लेता है और उसका एक ग्राफ बनाता है, जो कि मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोमीटर का काम ये होता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन आयन कलेक्टर। ये एक आयन कलेक्टर होता है एंड डेवलप्स द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करता है एंड दस मेजर्ड gives the relative abundance of ions of definite EM value। अब आपके पास जब आपको पता है कि जब वो आयंस इस पे गिरते हैं इलेक्ट्रोमीटर पे, तो एक बात आप याद रखें कि जो करंट होता है जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ वो हमेशा फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। तो अब ये आयंस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, तो करंट तो जनरेट होगी ना, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रोमीटर आयन कलेक्टर होता है एंड डेवलप्स इलेक्ट्रिक करंट, और इनकी वजह से जब यहाँ पे ये स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट डेवलप होगी और हर एक की डिफरेंट होगी, और डिफरेंट और उनकी बेसिस पे हमें ये जो करंट आएगी ये उनका ग्राफ बना देगा, और ग्राफ को हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस में शो कर देंगे। Collector. Similarly, the ions of other isotopes having different masses are made to fall on the collector। तो वो collector पे fall करते हैं और current को हम measure कर लेते हैं। The current strength in each case gives the relative abundance of isotopes। तो इससे हमें relative abundance of isotopes मिलती है।
अच्छा, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट नियोन के लिए किया है उसी तरह हम कार्बन 12 के लिए करते हैं। द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद कार्बन 12 आइसोटोप्स एंड द करंट स्ट्रेंथ इज मेड कंपेयर्ड, और जो उसकी करंट स्ट्रेंथ आएगी उसको जो नियोन का हमने सैंपल लिया था उसके आयन से कंपेयर कर लेंगे, और जब ये कंपैरिजन करते हैं तो इन कंपैरिजन दिस कंपैरिजन अलाउज अस टू मेक द एग्जैक्ट मैच नंबर ऑफ द आइसोटोप। तो नियोन के आइसोटोप का हम यानी कि कंपैरिजन करेंगे C12 से, और इस तरह हमें मैच नंबर मिल जाएगा, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मैच में हमने किया था, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 3 है, वो भी आप देख सकते हो कि उसमें आकर होता क्या है कि फिगर शोज द सेपरेशन ऑफ आयन सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियोन। यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ नियोन आयंस है, ठीक है। ये डिफरेंट आयंस को ये उनकी मैच टू चार्ज रेशो पे उसने अलहदा कर दिया है। स्मॉलर द एम और ई वैल्यू ऑफ एन आइसोटोप स्मॉलर द रेडियस, क्योंकि मैंने बताया कि एम और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर का, तो जितनी ये कम है तो रेडियस का कर्वेचर भी उतना ही कम हो जाएगा प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ, अब ये था ये पुराने स्पेक्ट्रोग्राफ थे। अब जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ हैं, जो मॉडर्न है, तो इसको कैसे जनरेट किया जाता है वो बताने जा रहा है। ईच एंड स्ट्राइक डिटेक्टर, अब आहर पे जो है ना डिटेक्टर लगा होता है, ये डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर क्या कहता है, द आयनिक स्ट्रेंथ इज एम्पलीफाइड। इलेक्ट्रोमीटर का काम था कि वो करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करता था, लेकिन डिटेक्टर जो है जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो उनको एम्पलीफाई करता है, यानी कि उनका जो सिग्नल है उनको मज़ीद ताकत प्रोवाइड करता है एंड इज़ फेड टू द रिकॉर्डर। और ये जो एम्पलीफिकेशन होती है उसके बाद एम्पलीफाइड में आता है, एम्पलीफाइड करके उसको हम रिकॉर्डर में भेजते हैं। तो रिकॉर्डर क्या होता है, वो ग्राफ बनाता है। द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मैच। तो वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा जिसपे एक्स एक्सिस पे मैच नंबर होता है और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो ये शो कर रहा है कि अगर मैच नंबर जो कि हमने कार्बन 12 से कंपेयर करके हमने मैच नंबर मालूम किया इसका कि क्या है, तो 20 के लिए रिलेटिव अबंडेंस 90.92 आ रही है, 21 के लिए 0.257 आ रही है और 8.32 आ रही है 22 मैच नंबर के लिए। Ne20, Ne21 और Ne22 ये आइसोटोप्स हैं नियोन के। तो इस तरह उनको हमने मैच नंबर के लिहाज से डिफरेंट करके उनका रिलेटिव अबंडेंस यही है। अगर 100 नियोन के आइसोटोप्स हैं तो उनमें से 90.92% नियोन 20 होगा और 0.257 नियोन 21 होगा और 8.2% वो नियोन 22 होगा। तो इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस नियोन 20 की ज़्यादा है। सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डन बाय द मेथड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपको उसको सैंपल है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर सॉलिड है तो उसके लिए डिफरेंट आपको कुछ करना होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर सॉलिड है उसको गैस में पहले कन्वर्ट किया जाता है, अब लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि गैस में ही करेंगे। तो हर एक के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और अगर गैस है तो वो पहले ही गैस में है तो उसके लिए वेपोराइजेशन यानी कि वोलाटाइलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसीलिए इनकी बेसिस पे हम जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो सम इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं इनकी सेपरेशन के लिए वो ये है, गैसेस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है और लेज़र सेपरेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री आकर होता क्या है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।